ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है कि ये स्टार्टिंग पोजीशन के लिए तुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फुट है, फुट में ये हो गया प्लांटा फ्लेक्शन, ये हो गया डॉर्सी फ्लेक्शन, ये इनवर्ट रोटेशन, ये एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये इनवर्ट रोटेशन को इन्वर्टर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन को एक्सर्टर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं। ये प्लांटार फ्लेक्सर्स होंगे, ये प्लांटार फ्लेक्सर कराएंगे, डॉर्सी फ्लेक्सर्स होंगे वो डॉर्सी फ्लेक्शन कराएंगे। फिर बात आती है नी पर। तो नी पर क्या होता है, नी का अगर मैं स्टैंडिंग में खड़ा हूँ तो ये फ्लेक्शन में है नी, अगर मैंने मोड़ लिया नी को तो ये एक्सटेंशन में है नी। तो एक्सटेंशन कौन कराता है, एक्सटेंसर। फ्लेक्शन कौन कराता है, फ्लेक्सर्स। ठीक है। फिर आता है हिप पर। हिप अभी स्ट्रेट है मतलब एक्सटेंडेड है, एक्सटेंशन एक्सटेंसर्स कराएंगे, हिप एक्सटेंसर्स। और फ्लेक्शन फ्लेक्सर्स कराएंगे। फिर हिप का ये भी मूवमेंट होता है, ये हो गया अबडक्शन, ये हो गया एडक्शन। तो ये अबडक्शन किसने कराया, हिप अबडक्टर्स ने। और एडक्शन पहले होता है फिर अबडक्शन होता है। तो एडक्शन किसने कराया, हिट एडक्शन ने। ये पोजीशन एडक्शन की है, ये पोजीशन क्या बोल रहा हूँ मैं, अबडक्शन अबडक्शन। जो भी हो, जो भी मोमेंट हो वो तू फिगर आउट कर ले। एबडक्शन एबडक्टस कराता है, एडक्शन एडक्टस कराता है। ठीक है। फिर होता है उसमें एक और मोमेंट होता है इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये इंटरनल रोटेशन इंटरनल हिप के इंटरनल रोटेटर्स कराते हैं, जिसको मिडिल रोटेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये मिड लाइन के थ्रू करा रहे हैं। और ये एक्सटर्नल रोटेटर्स जिसको लैटरल रोटेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि लैटरल के तरफ करा रहा है। तो इसमें लैटरल रोटेटर्स भी आ जाएंगे सेम हिप के लिए। ये हो गया। फिर आते हैं हमारे ऊपर वाले जॉइंट पे। तो ऊपर वाला जॉइंट मतलब सीधा फिर तू जंप करेगी अपने शोल्डर पे। तो शोल्डर जो होता है वो क्या कराता है, शोल्डर कराता है। शोल्डर का तो हमको पता है एबडक्शन एडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन। और जो एल्बो आएगा तो फिर एल्बो का फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, फिर फोर आर्म का सुपिनेशन प्रोनेशन होता है, फिर रिस्ट का भी पता है तेरे को। तो ये बेसिक तेरे को पता होना चाहिए। अब ये क्यों पता होना चाहिए, ये आगे पता चलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इस पूरे सीक्वेंस में हमको कैसे कैसे जाना है ये देखते हैं। स्टार्टिंग पोजीशंस का मतलब जानेंगे कि क्या होते हैं स्टार्टिंग पोजीशंस। फिर हम ये जानेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर काउंटर कंपार्टमेंट्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, वो क्या होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स। फिर देखेंगे कि मसल एंड देयर एक्शन, कौन सा मसल किसी भी पोजीशन में कैसे काम करता है। फिर स्टार्टिंग पोजीशन के टाइप्स देखेंगे और फिर यहाँ से 5 प्रकार के स्टार्टिंग पोजीशंस देख लेंगे। ये 5वां पॉइंट ये है कि किसी भी स्टार्टिंग पोजीशन को पढ़ते समय हमको एक सीक्वेंस है जिसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम उसका नाम जानेंगे, जैसे कि स्टैंडिंग हो गया तो स्टैंडिंग। उसके बाद उसकी पोजीशनिंग कैसी होगी, मतलब आप पेशेंट को कैसे बोलोगे उस पोजीशन में आने के लिए, कौन से नीज कैसे रखने हैं, हील्स कैसे रखने हैं, शोल्डर्स कैसे रखने हैं, वो पोजीशनिंग कैसे होगी। फिर मसल वर्क, कौन कौन सा मसल क्या क्या एक्शन कर रहा है, फ्लेक्सर्स है फ्लेक्शन करा रहे हैं, एक्सटेंसर्स है तो एक्सटेंशन करा रहे हैं। फिर एंडिंग में इफेक्ट्स एंड यूजेस। इफेक्ट्स एंड यूजेस तो जीना गार्डन में से पढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने इसमें ये उसको कंसिडर नहीं किया है, बाकी सब मैंने कंसिडर किया है क्योंकि ये बहुत सिंपल पार्ट है। फिर प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच एक चेकलिस्ट होता है कैसे बोलना है, ये जब अपन करेंगे तो अपने को आ जाएगा। सबसे पहले बात, मतलब क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब यहाँ पे देख, वो पोजीशन जिसमें मिनिमम मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने की वजह से हमको एक पोजीशन अटेन करनी पड़ती है, उसी को हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं। बेसिकली 5 प्रकार के स्टार्टिंग पोजीशन होते हैं और उनसे ही सब डिराइव हो जाते हैं। 5 प्रकार कौन से हैं, स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग एंड हैंगिंग। अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट क्या है। तो किसी भी इन पाँचों में से कोई भी या फिर कोई भी पोजीशन ले ले, ये डिराइव्ड वाला भी ले ले, उनमें एक एंटीरियर कंपार्टमेंट रहता है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रहता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट मतलब तेरे बॉडी का सामने वाला हिस्सा, जो अगर तू आईने में देखती है अपने आप को तो वो वाला हिस्सा, और जो पीछे तेरे को आईने में नहीं दिखता वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। मतलब अगर तू खड़ी है तो तेरे खड़ी होने में तुझे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों काम कर रहे हैं। तुझे एक साथ स्टेबल रखने में, स्टेबल होल्ड करके स्ट्रेट खड़े होने में एंटीरियर मसल्स भी काम कर रहे हैं और पोस्टीरियर मसल्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मेंटेन करते हैं अपने किसी भी पोजीशन को। तो एग्जांपल मैंने स्टैंडिंग का दिया है, अगर तेरे को स्टैंडिंग कर रही है तो पोजीशन होल्ड करने में, तेरे को बैलेंस में मेंटेन करने में एंटीरियर पोस्टीरियर एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ठीक है।
अगर ये नहीं होते तो हम या तो सामने की तरफ झुक जाते हैं तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब ये दोनों है तो बैलेंस हो गया हम लोगों का। ठीक है। अब ओवर रिएक्शन अगर होता है, अगर कोई सामने की तरफ झुक जाता है, अगर किसी का स्टैंडिंग पोजीशन ठीक नहीं है, सिटिंग पोजीशन ठीक नहीं है, इसका मतलब कोई तो एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट वीक पड़ गया है, ताकि वो बैलेंस नहीं कर रहा है। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट का चार्ज रोल उधर आ जाता है। अब हम उस एंटीरियर या उस पोस्टीरियर जो भी अफेक्टेड है उसको ठीक करने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये समझ गया। अब समझते हैं मसल एंड एक्शन। मसल एंड एक्शन में हमको क्या देखना है कि कौन कौन सा मसल कौन कौन सा एक्शन करता है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में किधर किधर कौन कौन से मसल है। तो ये एक जनरल है। जैसे कि हम नेक टू फीट जाएंगे तो नेक में हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर मसल्स होते हैं या फिर प्री वर्टिब्रल मसल्स होते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, वो नेक को स्टेबल कर रखने में काम करते हैं। फिर शोल्डर हो गया, शोल्डर्स में प्रोट्रैक्टर्स रिट्रैक्टर्स होता है। प्रोट्रैक्टर्स मतलब अगर शोल्डर को तू एक आगे की तरफ ऐसे झुकाएगी, हाँ, आगे लेके जाएगी शोल्डर्स को, तो उसको प्रोट्रैक्शन बोलेंगे। और एकदम पीछे छाती सामने आ जाएगी और पीछे शोल्डर्स चले जाएंगे तो उनको रिट्रैक्शन बोलेंगे। तो वो जो कराते हैं, वो एक्शन जो कराते हैं उसको प्रोट्रैक्टर्स और रिट्रैक्टर्स बोलते हैं। और वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे शोल्डर्स स्टेबल है, नीचे है ना, ऊपर आए हैं ज़्यादा ना नीचे गए, नीचे बराबर है, और ज़्यादा पीछे भी नीचे लगे। तो डाउन एंड बैक, दे कीप द शोल्डर डाउन एंड बैक। फिर आर्म्स आते हैं। तो आर्म्स हमारे रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। तो आर्म्स में भी हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, और वो हमारे आर्म्स को रिलैक्स पोजीशन में रखते हैं और इनवर्ड्स रखते हैं। मोस्टली हमारा नेचुरल जो सिस्टम होता है, आर्म्स का पोजीशनिंग होता है, नेचुरली हम अंदर की तरफ आर्म्स रखते हैं, कभी भी ऐसा उल्टा नहीं रखते, एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं रखते, अंदर अंदर की तरफ रखते हैं। फिर स्पाइन में भी वैसे ही कुछ मसल्स होंगे, हिप में भी कुछ मसल्स होते हैं, नी में भी कुछ मसल्स होते हैं, एंकल में भी कुछ मसल्स होते हैं, टोज में। ये सब आगे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स। टाइप्स 5 प्रकार के हैं: स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग, हैंगिंग। स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लाइंग, हैंगिंग। स्टैंडिंग देखते हैं। कौन सा फॉर्मेट बताया था मैंने बोला था सबसे पहले नाम देखेंगे, फिर पोजिशनिंग देखेंगे, फिर मसल वर्क देखेंगे, फिर इफेक्ट एंड यूजेस देखेंगे। मैंने इफेक्ट एंड यूजेस कंसिडर कवर नहीं किया है, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग में हाउ टू अचीव द पोजीशन, या फिर प्रैक्टिकल में आप किसी मॉडल को या फिर सब्जेक्ट को कैसे बताओगे कि ये स्टैंडिंग है। उसको आप स्टैंडिंग बोल दोगे, लेकिन प्रोफेसर आपको बोलेगा कि टेल मी हाउ टू अचीव दिस पोजीशन। तो अचीव कैसे करना है, तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट और गाइड द पेशेंट टू हाउ टू अचीव द पोजीशन। तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि हम इसमें नीज डाउन, टॉप टू बॉटम नहीं जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो उसको बोलेंगे हील्स टुगेदर रखो और स्लाइटली अपार्ट रखो, वी शेप होना चाहिए। मतलब अगर स्टैंडिंग करते हो तो ये तुम्हारी ये 1 फुट है, ये 2, उसमें ऐसा वी शेप होना चाहिए। फिर नीज मस्ट बी टुगेदर एंड स्ट्रेट, ऐसा नीज नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, टुगेदर एंड स्ट्रेट। ठीक है। फिर हिप्स एक्सटेंडेड, हिप्स तो एक्सटेंडेड है क्योंकि ये अगर मेरा हिप है, समझो, हिप्स एक्सटेंडेड होते हैं और एक्सटर्नली रोटेटेड होते हैं। मतलब ये जो मेरा बॉडी, ये वी शेप बन रहा है, ये वी शेप बन रहा है, ये हम लोगों ने इधर पढ़ा था, इसमें हील्स में हील्स स्लाइटली अपार्ट, वी शेप। अब ये वी शेप क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरे जो हिप्स है वो एक्सटर्नली रोटेटेड है। ठीक है। मैंने पैर, ये एल्बो एंकल को नहीं घुमाया, मेरा हिप्स रोटेटेड है इसलिए वो घूम गया है। ठीक है। तो हिप्स एक्सटर्नली रोटेटेड एंड एक्सटेंडेड। फिर आता है पेल्विस। पेल्विस जो होता है वो बैलेंस होता है फीमोरल हेड पे। तो जो हमारा पेल्विस एरिया है, जो पेल्विक एरिया है, वो फीमोरल हेड्स मतलब ये जो हड्डी होती है, ये पैर का फीमर होता है और उसका ये वाला पार्ट फीमोरल हेड बोलते हैं। तो उस पर अपना पेल्विस रेस्ट करता है, पेल्विक गर्डल रेस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं देयरफॉर पेल्विस इज बैलेंस्ड ऑन फीमोरल हेड। फिर आता है स्पाइन। स्पाइन का मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, वो कैसी होनी चाहिए आपको पेशेंट को बताना है, वो सीधी होनी चाहिए, दिस मस्ट बी स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम लेंथ। अब ये जो है सब पेशेंट को इजी लैंग्वेज में समझाना है, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिर्फ आंसर लिखने के टाइम पे यूज़ करनी है। ठीक है। पेशेंट को बताने के समय आपको खुद को डेमोन्स्ट्रेट भी करना है और उसको ईजी लैंग्वेज में समझाना है, कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी। फिर आता है हेड थ्रस्टेड अप, मतलब ऊपर, एकदम ऊपर हेड अप होगा, ऊपर देखना नहीं है, देखना सीधा है, और ईयर्स लेवल्ड होने चाहिए, ईयर्स एक लाइन में होने चाहिए, एक ईयर ऊपर एक ईयर नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर शोल्डर है, शोल्डर्स हमारे डाउन मतलब नीचे होने चाहिए, रिलैक्स्ड, और बैक थोड़ा सा चेस्ट आगे आना चाहिए आपका। ठीक है। आर्म्स एंड पाम्स, मतलब आर्म्स और आपने पूरे 4 आर्म्स और पूरे जो हाथ है वो लूज होने चाहिए, रिलैक्स्ड होने चाहिए, और अंदर की तरफ फेस होने चाहिए। तो ये पोजीशनिंग आपको अटेंड करनी है स्टैंडिंग के लिए। फिर हम लोग बात करते हैं मसल वर्क। अब जब मसल वर्क की बात करेंगे तो मसल वर्क कैसा होगा, तो सबसे पहले वापस फीट टू
हेड जाएंगे फीट में, जो हमारी ये फीट के जो मसल्स है, हमारे फीट के टोज देख मेरे ऐसे बाहर की तरफ गए हैं, ऐसे नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए, क्यों? क्योंकि उधर मसल्स है जो उनको वैसा करने से रोकते हैं। कौन से मसल्स है वो है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ फीट, दे स्टेबलाइज द फीट, फीट को स्टेबल रखते हैं। और दूसरा काम होता है प्रिवेंट कर्लिंग ऑफ टोज, ठीक है। फिर प्लांटा फ्लेक्सर्स, अब मेरा ये है प्लांटा फ्लेक्शन, ये है डॉर्सी फ्लेक्शन। अब मैं जब खड़ा हूँ तो ना मेरा प्लांटा फ्लेक्शन हो रहा है, ना मेरा डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा न्यूट्रल पोजीशन में है। तो प्लांटा फ्लेक्सर्स क्या करते हैं, बैलेंस द लोअर फुट ऑन फीट, लोअर लेग ऑन फुट, मतलब ये जो लोअर लेग है उसको बैलेंस करते हैं। और डॉर्सी फ्लेक्सर्स क्या करते हैं, सपोर्ट द मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट एंड काउंटर बैलेंस द प्लांटा फ्लेक्सर्स। ये दोनों नहीं समझा तो भी चलेगा, लेकिन ये समझ कि प्लांटा फ्लेक्सर्स और डॉर्सी फ्लेक्सर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। प्लांटा फ्लेक्शन नहीं होने दे रहा डॉर्सी फ्लेक्सर, डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होने दे रहा प्लांटा फ्लेक्सर, क्योंकि और इसी की वजह से हम स्टेबल रहते हैं, ठीक है। इवर्टर्स, और इवर्टर्स क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल रोटेशन है, ये इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सटर्नल रोटेशन है एंकल का। तो एंकल में इवेटर्स इनवर्ट्स रोटेट होंगे, इन्वर्टर्स, और एक्सटर्नल रोटेशन एक्सटर्टर्स कराएंगे। इन दोनों को एक दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए ना ऐसा हो रहा है मेरा फुट, ना ऐसा हो रहा है, स्टेबल रह रहा है। तो काउंटर बैलेंस द एक्शन ऑफ इवर्टर्स इन एक्सर्टर्स। इन्वर्टर्स को काउंटर बैलेंस करते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटेंसर्स ऑफ नी। अब जो नी है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, मैं जब यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा नी है जो वो एक्सटेंडेड पोजीशन पे है, इसका मतलब मेरा एक्सटेंसर्स नीज का काम कर रहा है। तो वही लिखा है कि वर्क स्लाइटली कीप नी ई एक्सटेंडेड। फिर एक्सटेंसर्स ऑफ हिप, हिप भी मेरा एक्सटेंडेड पोजीशन में है, फ्लेक्शन में तो थोड़ी है, एक्सटेंडेड पोजीशन में है, तो कीप, तो यही आएगा, कीप्स हिप एक्सटेंडेड। और ये जो दो पॉइंट है कि बैलेंस पेल्विस ऑन फीमोरल हेड्स एंड मेंटेनिंग ब्रेसिंग ऑफ लेग्स। बैलेंस पेल्विस ऑन फीमोरल हेड्स मतलब ये मेरा पेल्विस रीजन है। अब ये पेल्विस रीजन को नीचे मेरा फीमर बोन आ रहा है, तो हिप के जो मसल्स है वो फीमर बोन को सीधा रखते हैं ताकि मेरा पेल्विस उसके ऊपर रेस्ट कर पाए, ठीक है। तो बैलेंस पेल्विस ऑन फीमोरल हेड्स और मेंटेन ब्रेसिंग ऑफ लेग्स ऑन आर्च। मतलब ये देख, सबसे पहले तो आर्च क्या है ये देख ले, ये पैर है, ये इसका आर्च है, ये एक आर्च है, ये मीडियल आर्च है और ये लैटरल आर्च है। अगर तू पैर को देखेगी तो जो मीडियल आर्च होता है और लैटरल आर्च होता है, तो लैटरल आर्च जो होता है ना वो कभी भी, मतलब ये इस साइड का लैटरल आर्च है और इस साइड का मीडियल आर्च है। तो लैटरल आर्च जो होता है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट में होता है पैर के, तो ये मेरा लैटरल आर्च है। तो ये लैटरल आर्च जो है ये ज़मीन पर टच होता है, मीडियल आर्च टच नहीं होता। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि हमारा जो हिप का मसल्स है वो उस आर्च के ऊपर पैर को मेंटेन करता है और इसी के लिए ब्रेस कर और सपोर्ट करता है उस पैर को उस मीडियल आर्च पे आने के लिए, ताकि हम ऐसे ना हो जाए, अंदर की तरफ ना हो जाए। तो ये बस तू थियोरेटिकल पर्पस के लिए भी लिख सकती है। बाकी मेजर काम हिप के एक्सटेंसर्स का क्या है कि दे विल कीप द हिप एक्सटेंडेड एंड रेस्ट द पेल्विस ऑन फीमोरल हेड्स। और ये जो मेंटेनिंग द ब्रेसिंग ऑफ लेग्स ऑन आर्च है ना, वो लैटरल एक्सटेंसर्स, लैटरल रोटेटर्स होते हैं ना हिप्स को ऐसे रोटेट करके रखते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं लंबार फ्लेक्सर्स। लंबार मतलब हमारा अभी स्पाइन की बात चालू हो गई। लंबार फ्लेक्सर्स एब्डोमिनल एरिया में होते हैं, तो दे प्रिवेंट काउंटर बैलेंस ऑफ लंबार एक्सटेंसर्स। देखो एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस ही करते हैं। तो जो फ्लेक्सर आएगा तो वो काउंटर बैलेंस करेगा एक्सटेंसर को, जब एक्सटेंसर आएगा तो वो काउंटर बैलेंस करेगा फ्लेक्सर को। तो अभी नेक्स्ट पार्ट आया लंबार फ्लेक्सर। लंबार फ्लेक्सर प्रिवेंट और काउंटर बैलेंस द लंबार फ्लेक्शन, मेंटेन्स पेल्विस टिल्ट एंड सपोर्ट एब्डोमिनल विसरा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटेन पेल्विस टिल्ट इंपॉर्टेंट है। पेल्विस कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, एंटीरियरली थोड़ा नीचे जाता है सामने की तरफ। पेल्विस ऐसा थोड़ा ऊपर, पेक्टोरल गर्डल जो है तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है झुका हुआ। तू डायग्राम देखेगी दीना गार्डन में, तेरे को ऐसा लाइन दिखेगा, तो उसको झुका हुआ बोलते हैं। तो वो मेंटेन करता है उसका टिल्ट लंबार फ्लेक्सर, और एक और काम करता है लंबार एक्सटेंसर को ज़्यादा काम करने से रोकता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। फिर आते हैं प्री वर्टिब्रल्स, मतलब नेक के मसल्स। तो ये क्या करेंगे, नेक ना ज़्यादा ऊपर देखना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे देखना चाहिए, ना ज़्यादा टेढ़ा जाना चाहिए, तो इसको न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करेंगे और काउंटर बैलेंस करेंगे। कौन से मसल्स को, एक्सटेंसर्स ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ
एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब नेक में एक पहला जॉइंट आता है जो वर्टिब्रल कॉलम और जो पहला जो एक जॉइंट आता है एटलास जॉइंट बोलते हैं हम उसको, वो जॉइंट का पास जो एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स रहते हैं वो और ये प्री वर्टिब्रल मसल्स ऑफ नेक एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं नेक को स्टेबल रखने के लिए। फिर उसके बाद आता है स्कैपुला। स्कैपुला मतलब अपने पीछे, स्कैपुला पता है ना तेरे को। अब वो स्कैपुला में रिट्रैक्टर्स भी होते हैं, प्रोट्रैक्टर्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिट्रैक्टर्स मतलब पीछे ना जाने देना ज़्यादा, और प्रोट्रैक्टर्स मतलब आगे ना जाने देना। तो स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स शोल्डर को ज़्यादा काम करते हैं और स्कैपुला के रिट्रैक्टर्स शोल्डर को अपने डाउन और बैक रखते हैं, मतलब एकदम अच्छे पोस्चर में रखते हैं। फिर आता है लैटरल रोटेटर्स ऑफ शोल्डर। अब लैटरल रोटेटर्स ऑफ शोल्डर्स क्या करते हैं, ये पूरे आर्म्स को, पूरा अपना हाथ जो है वो ऐसे ढीला नीचे झूल रहा होता है और अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो अंदर की तरफ उसको रखते हैं, फेसिंग कीप्स देम फेसिंग इनवर्ड्स एंड आर्म्स मस्ट बी रिलैक्स्ड। ठीक है, ये जो बुक पढ़ेगी तो तेरे को समझ में आ ही जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नीलिंग। नीलिंग क्या होती है, नीलिंग मतलब घुटनों के बल बैठना, खड़ा होना। तो कैसे बोलोगे आप पेशेंट को अचीव करना है, तो आप बोलोगे कि सिट ऑन द प्रेइंग पोजिशन एंड लिफ्ट द हिप्स एंड स्टैंड ऑन द नीज, मतलब स्टैंड ऑन द नीज इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर नीज टू गेट टुगेदर एंड स्लाइड, नीज टू गेट टुगेदर एंड स्लाइड अपार्ट, मतलब नीज के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं टुगेदर बोला है तो एकदम ही चिपका दिया, अंदर एक फिस्ट का मतलब एक हाथ का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। नीज फ्लेक्शन में जाएंगे और एंकल प्लांटा फ्लेक्शन में जाएंगे। नीज को देख, नीज जब खड़े रह जाते तो नीज ऐसे थे, अब जब मैं नीलिंग हो गया तो नीज ऐसे, मतलब नीज फ्लेक्शन में। और मैं जब मेरे एंकल, अब जब मैं देखूंगा तो मेरे एंकल ऐसे होंगे, ऐसे ये ऐसे हो जाएंगे, तो ये प्लांटा फ्लेक्शन में आ गए। तो प्लांटा फ्लेक्शन एंकल में हो रहा है। ठीक है, अब मसल वर्क देखते हैं। मसल वर्क में प्लांटा फ्लेक्शन एंकल का, तो उसमें कौन से करेंगे, प्लांटा फ्लेक्शन का, फ्लेक्सर्स काम करेंगे प्लांटा फ्लेक्शन के लिए, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स ऑफ नी काम करेंगे, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी नील कर रहा हूँ ऐसे, तो अब जब मैं नील कर रहा हूँ तो ये वाला जो पार्ट है इसमें फीमर बोन आ रहा है। अब फीमर बोन स्ट्रेट है, तो इसके लिए मेरे फ्लेक्सर्स भी काम कर रहे हैं और मेरे एक्सटेंसर्स भी काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ नी काउंटर बैलेंस फीमोरा वर्टिकली। फिर आता है एक्सटेंसर्स ऑफ हिप। अब तू तो बोलेगी कि यार फ्लेक्सर तो हो, नीट का तो एक्सटेंशन हो रहा, तो फ्लेक्सर क्यों आ रहा है, तो ये हिप का फ्लेक्शन, एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ लंबार स्पाइन। मेंटेन द पेल्विस टिल्ट। पेल्विस मैंने बोला था हमेशा आगे की तरफ थोड़ा झुका रहता है, और वो झुकना यहाँ पे मेंटेन कौन करता है, वो झुकाव वो करता है फ्लेक्सर ऑफ लंबार स्पाइन और हिप के एक्सटेंसर्स। ठीक है, और बाकी का सब जो हमने स्टैंडिंग में पढ़ा था ना, बाकी का सब वो सेम टू सेम है, कहाँ से कहाँ तक। अब हिप के ऊपर वाले चीज़, हिप के ऊपर क्या आता है, स्पाइन आता है, हेड आता है, शोल्डर आते हैं, आर्म्स आते हैं, तो वो सब इसमें छापना है। मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो छापना है, सेम टू सेम मसल वर्क लिखना है। फिर आती है सिटिंग। सिटिंग में क्या आता है, सिटिंग में हाउ टू अचीव, आप पेशेंट को बोलोगे कि प्लीज़ सिट ऑन द चेयर विथ योर इरेक्ट पोस्चर। ऐसा नहीं झुक के नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि इरेक्ट पोस्चर में बैठना है, क्योंकि बिकॉज करेक्ट पोस्चर रिड्यूसेस मसल वर्क। ये अवाइवा में पूछा जा सकता है, तो ऐसे इसलिए हमको इरेक्ट पोस्चर में बोलना है। फिर हिप्स हमारे एक्सटेंडेड हिप्स, यहाँ पे अभी मैं सिटिंग हो गया, तो सिटिंग में क्या होता है कि ये जो हिप्स है ये अभी आ गए फ्लेक्शन में, पहले वो एक्सटेंडेड थे अभी फ्लेक्शन में आ गए, और ये जो नीज़ है ये आ गए वापस, ये भी फ्लेक्शन में आ गए, ये भी एक्सटेंडेड थे अभी, ये भी फ्लेक्शन में आ गए। और कैसे आ गए, हिप और नी दोनों एक लाइन में आ गए। तो यहाँ पे मेरे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री, हिप्स एंड नीज मस्ट बी स्ट्रेट। ठीक है, फिर अब हम आते हैं मसल वर्क पे। मसल वर्क, ज़्यादा मसल वर्क नहीं हो रहा लेग्स का, मतलब अभी मैं लेग्स के ऊपर पूरा मेरा लोड नहीं जा रहा, मेरा लेग्स रेस्ट कर रहा है, इस पे ऊपर मेरा बॉडी का वेट बेयरिंग नहीं हो रहा है। अभी वेट बेयरिंग कहाँ पे हो रहा है, हिप्स पे, और इसलिए मैंने बोला कि नो वर्क ऑफ लेग्स और पार्ट बिलो नीज। ठीक है, फिर आता है फ्लेक्सर्स ऑफ नी। मसल कौन सा काम कर रहा है, फ्लेक्सर ऑफ नी का फ्लेक्शन कराएगा 90 डिग्री पे, फ्लेक्सर ऑफ हिप मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ हिप एट 90 डिग्री। और बाकी का ऊपर का, नी के ऊपर जो भी आता है, जैसे कि स्पाइन हो गया, शोल्डर हो गया, वो सब सेम
अब आर्म्स का या तो अब जब चेयर पे बैठते हो या तो उसको ढीला ऐसे नीचे छोड़ देते हो, ऐसे ढीला छोड़ देते हो, या फिर आर्म रेस्ट होता है। तो अगर आप आर्म रेस्ट यूज़ कर रहे हो तो कॉमन सेंस है कि आप आर्म रेस्ट यूज़ कर रहे हो तो ये आपका फ्लेक्स हो रहा है एल्बो, तो वहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो आर वर्किंग। ठीक है, टू फ्लेक्स द एल्बो। फिर आता है लाइंग। लाइंग मतलब सो जाना। लाइंग इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। अब ये ईजिएस्ट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पोजीशन ईजी या फिर कंफर्टेबल कैसे बनती है? हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ मास होता है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और एक बेस ऑफ सपोर्ट होता है। दो चीज़ें हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट मतलब ये जो मेरे पैर है इसके नीचे का जो एरिया है, ये इस एरिया को तो कितना भी, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, और अगर मैंने इसको छोटा कर दिया ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट कम हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा मेरे नीचे वाला हिस्सा है ना, जो पूरा ज़मीन को टच कर रहा है, ये मेरा बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। अगर मैंने इसको जितना ज़्यादा हो गया, ये जितना ज़्यादा होगा ना कोई भी पोजीशन में, वो उतना स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देगा। जैसे कि अगर मैं सिटिंग में हो रहा हूँ तो सिटिंग में अभी बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? मेरे पैर और इस चेयर के 4 पैर, तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया। यहाँ से लेके यहाँ पे ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर, फिर यहाँ फिर ऐसा पूरा एक स्क्वायर बना दे। इससे क्या हो जाएगा? बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो अभी सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट किस में रहेगा? लाइंग में, स्टैंडिंग में, नीलिंग में, या सिटिंग में? ऑब्वियसली लाइंग में, तो इसलिए मोस्ट कंफर्टेबल है। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपका पूरा मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हमारे बॉडी में L2 सैक्रल वर्टिब्रा, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा मतलब हमारे जो मंकी टेल होती है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लोकेटेड होता है। अब वो जितना दूर रहेगा बेस ऑफ सपोर्ट से उतना अनस्टेबल, और जितना पास आएगा बेस ऑफ सपोर्ट के उतना स्टेबल। तो देख, स्टैंडिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट बिकॉज स्टैंडिंग में वो हमारे दूर रहता है बेस ऑफ सपोर्ट से। मेरे पैर अगर मैंने यहाँ पे खड़ा हो गया तो कहीं यहाँ पे थोड़े हाइट के ऊपर आएगा मेरा S2 वर्टिब्रा, लेकिन अगर मैं लेट गया यहाँ पे तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट पूरा नीचे, मतलब मेरा पूरा बॉडी का जो टच कर रहा है हिस्सा, वो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बन जाएगा। और उसके कितना पास आ जाएगा ये सोच रहे हैं? कितना पास आ जाएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट, इसलिए ये मोस्ट कंफर्टेबल है। ठीक है, तो दो रीजंस बता दिए मैंने। लार्ज बेस ऑफ सपोर्ट है लाइंग में, और दूसरा बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिनिमम डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब इस पोजीशन को कैसे अचीव करेंगे? पहले तो नीचे बिठाना है मॉडल को। सिट डाउन, टेल देम टू सिट डाउन एंड गेट इनटू द स्लीपिंग पोजीशन, बट यू हैव टू लुक अपवर्ड्स एंड आईज ऑन योर बैक, सॉरी आईज लाई ऑन योर बैक। ठीक है, फिर मसल वर्क, यहाँ पे मिनिमल मूवमेंट हो रहा है, ज़्यादा मसल वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी मसल पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि मसल काम करेगा कि नहीं ऑन द मैट्रेस टाइप। अगर आप सॉफ्ट मैट्रेस पे सुला रहे हो इंसान को, तो सॉफ्ट मैट्रेस कैसा बॉडी का पूरा शेप ले लेता है, तो जो थोड़ा बहुत काम हो रहा भी होता है वो भी नहीं होता। लेकिन अगर वही आप हार्ड मैट्रेस पे सुला रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मसल का काम आ जाता है। जैसे कि आपका हेड अगर होगा हार्ड मैट्रेस पे सोओगे तो वो या तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा या फिर राइट की तरफ मुड़ेगा। तो मुड़ रहा है मतलब रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है इसका मतलब हेड में रोटेटर्स काम कर रहे हैं, लैटरल रोटेटर्स। वैसे तो ये डिसाइड करता है मसल वर्क मिनिमम होता है, लेकिन वो भी डिसाइड करता है कौन सा टाइप का मैट्रेस अगर आप यूज़ कर रहे हो। सॉफ्ट मैट्रेस यूज़ करो तो ज़्यादा मसल वर्क नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू लार्ज हार्ड मैट्रेस। तो यहाँ पे लाइंग में कौन सा मसल वर्क होता है? लाइंग में सबसे कम मसल वर्क होता है, तीन ही होता है कि हेड रोटेटर्स। अगर आप लाई करते हो तो या तो आप लेफ्ट की तरफ देखते हो या फिर राइट की तरफ देखते हो, तो वो लैटरल हेड के रोटेटर्स होते हैं, वो एक दूसरे को रेसिप्रोकली काम करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। मतलब अगर आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हो तो राइट के आपके जो लैटरल रोटेटर्स है वो काम करेंगे आपको स्टेबलाइज करने के लिए, और राइट की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट के लैटरल रोटेटर्स है वो काम करेंगे। फिर आता है हिप के एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर स्पाइन। कभी भी आप सीधा लेटोगे तो आपका पूरा बैक है ना वो टच नहीं करता। याद है जब हम गोनियोमीटर पढ़ रहे थे तो मैम ने बोला था पैर ऊपर ले लो ताकि आपका ट्रंक रिलैक्स हो जाए। ट्रंक को रिलैक्स इसलिए करवाया गया था क्योंकि ट्रंक ऐसा आर्च करता है, आपका जो बैक होता है वो पूरा रिलैक्स नहीं करता। आप चाहे तो देख सकते हो, पूरा फ्लैट सो जाओ और देख लो कि आपके और ज़मीन के बीच में थोड़ा गैप रहेगा आपके बैक के, जब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें। अगर आप पैर ऊपर ले लोगे तो अभी वो गैप भर जाएगा। ठीक है, तो वो गैप करवाता कौन है? तो एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ लंबार स्पाइन। ठीक है, वो क्या करते हैं? आर्क ऑफ द स्पाइन। तो फिर उसके बाद मीडियल रोटेटर्स, जो आपके पैर होते हैं वो कभी भी ऐसे, अगर आप सोते हो तो वो कभी भी ऐसे रोटेटेड होते हैं, इस पोजीशन में रोटेटेड होते हैं।
तो ये गलत है, ऐसे होना चाहिए। तो वो ऐसे हो, सीधा हो, इसलिए मीडियल रोटेटर्स आपके हिप के काम करते हैं टू कीप देम इन न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, ये मसल वर्क हो गया लाइन का। अभी ये लास्ट है हैंगिंग। हैंगिंग का क्या मतलब है? हैंगिंग का मतलब है लटक जाना। तो इसको अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसमें एक पैरेलल बार जो ऊपर हाई रेजिंग होगा उस पर हैंग करने के लिए उसकी ज़रूरत होगी। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि उसके ऊपर आप जंप करके लटक जाओ। ठीक है, ये हैंगिंग। हाँ, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अचीव हो गया। अब देखते हैं उसका पोजीशनिंग कैसा होगा। तो आर्म्स को आपको स्ट्रेट रखना है, आपको आर्म्स को स्ट्रेट रखना है, थोड़ा बेंड नहीं होना है, एल्बो से फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। शोल्डर्स आपका वाइड अपार्ट होना चाहिए, जो आप लटक रहे हो उसको, तो शोल्डर एकदम पास नहीं पकड़ना है बार को, या फिर एकदम दूर नहीं पकड़ना है, वाइड इनफ होना चाहिए, नॉर्मल वेट होना चाहिए। हेड जो होना चाहिए वो ना ऊपर देखना है ज़्यादा, ना नीचे देखना है, एकदम न्यूट्रल पोजीशन पे रहना चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड। फिर नेक जो होना चाहिए वो लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके उतना सीधा करने की कोशिश करो, लंबा करने की कोशिश करो। स्कैपुला, स्कैपुला मतलब आपका जो बैक के पीछे का जो स्कैपुला पता है, तो वो स्कैपुला डाउन एंड टुगेदर होना चाहिए, इसका मतलब नीचे ही होना चाहिए। ठीक है। ट्रंक, ट्रंक मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, ट्रंक सीधा होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, आर्क नहीं बनाना चाहिए। लेग्स जो होते हैं वो होते हैं हैंगिंग स्ट्रेट, और जो हमारा एंकल्स होता है वो भी प्लांटर फ्लेक्शन में आता है। तो डायग्राम देखेंगे तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मसल वर्क, मसल वर्क समझने से पहले ये तीन टर्मिनोलॉजी समझ ले। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट। एगोनिस्ट मतलब वो मसल जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन या फिर मूवमेंट परफॉर्म कराता है। जैसे बाइसेप फ्लेक्शन में, अगर हमें एल्बो फ्लेक्शन में मेरा बाइसेप मसल है वो एगोनिस्ट है, क्योंकि वही बाइसेप फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है, वही मेरे ये जो प्रॉक्सिमल आर्म है इसको पुल कर रहा है। ठीक है, ये मेरे रेडियस और अल्ना को वही पुल कर रहा है। एंटागोनिस्ट मतलब जो उस मसल के एगोनिस्ट के मसल को अपोज करेगा या फिर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। अब वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड क्यों करेगा? ताकि मैं अपना स्लो एंड स्टडी मूवमेंट्स कर पाऊँ, एकदम झटके से मेरा मसल ऊपर ना आ जाए। तो एंटागोनिस्ट उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का कारण ये है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में हो, प्रॉपर वे में हो, स्लो हो। ठीक है। सिनर्जिस्ट मतलब अब ये एगोनिस्ट को सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करेगा एगोनिस्ट को, ये अपोज करेगा एगोनिस्ट को। सपोर्ट क्यों करेगा? सपोर्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो भी मूवमेंट को ही सपोर्ट करना चाहता है, मूवमेंट अच्छे से हो, ज़्यादा किसी भी लोड उस बाइसेप मसल पे ज़्यादा लोड ना है। ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्शन करा रहे हैं तो बाइसेप हमारा एंटागोनिस्ट हो गया एल्बो के फ्लेक्शन में, ट्राइसेप जो हो गया वो हमारा बाइसेप हमारा एगोनिस्ट हो गया एल्बो के फ्लेक्शन में, ट्राइसेप हमारा एंटागोनिस्ट हो गया एल्बो के फ्लेक्शन में, क्योंकि वो अपोज करता है, ज़्यादा स्पीडी मूवमेंट्स नहीं करने देता, एकदम झटके से ऊपर नहीं आने देता। और सिनर्जिस्ट कोई होगा मसल, लेकिन वो बेसिकली सपोर्ट करता है। ठीक है। सिनर्जिस्ट आप फोर आर्म के मसल्स को समझ सकते हो, या फिर आपके डेल्टॉइड के मसल्स को समझ सकते हो। ठीक है। अब मसल वर्क्स देखते हैं। सबसे पहले फिंगर्स, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हैंगिंग में फिंगर्स होते हैं, वो ग्रास्पिंग में काम आते हैं। मसल ऑफ व्रिस्ट, अब ये सिनर्जिस्ट काम करते हैं, मतलब वो सपोर्ट करेंगे मसल ऑफ फिंगर्स को, तो सिनर्जिस्ट टू द फ्लेक्सर्स ऑफ फिंगर्स। फिर आते हैं मसल, फिर फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो। एल्बो आप बोलोगे तो एक्सटेंडेड है, तो फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो क्यों? क्योंकि एल्बो के ऊपर लोड आ रहा है, तो उस लोड को रिड्यूस करने के लिए, तो रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन एल्बो जॉइंट, एल्बो के फ्लेक्सर्स काम करेंगे। फिर अडक्टर्स ऑफ शोल्डर्स, शोल्डर्स अडक्टेड पोजीशन में है देखो, तो उस मेंटेन करने के लिए एडक्शन को शोल्डर के एडक्टर्स काम करेंगे, और बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए शोल्डर्स के एडक्टर काम करते हैं। फिर डिप्रेसर, रिट्रैक्टर्स एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ स्कैपुला। इसका मतलब क्या है? ये जो आपके स्कैपुला होता है इसमें तीन टाइप के मसल्स होते हैं, तीन नहीं बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये डिप्रेसर, रिट्रैक्टर्स और मीडियल रोटेटर्स काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? इनके जो अपोजिट मसल्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेसर्स का अपोजिट एलिवेटर्स, रिट्रैक्टर्स का अपोजिट प्रोनेटर्स, मीडियल रोटेटर्स का अपोजिट लैटरल रोटेटर्स, ये फंक्शन कर रहे हैं, और वो फंक्शन ज़्यादा ना कर दे इसलिए ये उनको थोड़ा सा खींच के रखते हैं। जैसे कि आगे की तरफ अगर मसल आगे की तरफ अपनी बॉडी जा रही है तो उसको पीछे की तरफ भी खींचना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो ये रिट्रैक्टर्स, डिप्रेसर्स और मिडिल रोटेटर्स ये काम क्या करते हैं? दे काउंटर बैलेंस द अपोजिट मसल्स एंड ब्रेस द अपर बैक। अपर बैक मतलब जो अपर अपना स्कैपुला के अराउंड का जो बैक है उसको सपोर्ट करते हैं। प्री वर्टिब्रल एंड पोस्टीरियर नेक मसल्स, तो नेक के जो मसल्स है प्री वर्टिब्रल और पोस्टीरियर उसमें डिवाइडेड है, और वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखने के लिए। फिर आते हैं फ्लेक्सर्स ऑफ लंबार स्पाइन एंड एक्सटेंसर्स ऑफ हिप। फ्लेक्सर्स ऑफ लंबार स्पाइन मतलब फ्लेक्सर जो लंबार स्पाइन है मेरा पीछे का, जो पीछे का लंबार स्पाइन है उसमें जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो, और एक्सटेंसर्स ऑफ हिप, एक्सटेंसर्स ऑफ हिप कौन से होते हैं?
वो क्या करते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और ओवर रिएक्शन से रोकेंगे। और बेसिकली ओवर रिएक्शन क्या है, जब आप हैंग करते हो तो आर्क नहीं बनना चाहिए ऐसे, एक हैंगिंग ऐसा आर्क नहीं बनना चाहिए जब आप हैंग करते हो। वो आप हैंगिंग स्ट्रेट होनी चाहिए एक लाइन में, आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए और आपका बैक पूरा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, तो वो आर्क को बनने से रोकते हैं। फिर एबडक्टर्स ऑफ हिप, एबडक्टर्स ऑफ हिप मेंटेन करते हैं हिप को एबडक्शन में, क्योंकि हिप एबडक्टेड पोजीशन में है इसलिए। और एक्सटेंसर्स ऑफ नी, एक्सटेंसर्स ऑफ नी मेंटेन करते हैं एक्सटेंशन ऑफ नी को। ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट। कोई भी डाउट होएगा तो कॉलेज में पूछ लेना।